नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निर्विरोध आईएएस में। और जो आपका एग्ज़ाम है 9 तारीख को, तो उसी उसमें जो हम लोग कवर कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ हायर एजुकेशन, तो उसमें आपके प्रीलिम्स सिलेबस में तो जीएफआर का जिक्र नहीं है, जेम का जिक्र नहीं है, लेकिन मेंस सिलेबस में है। तो मेंस में तो उसे काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको एक काफ़ी शॉर्ट में जीएफआर के बारे में थोड़ी बातें बता दी जाएं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आगे भी। तो जीएफआर जो है वो बेसिकली एक रूल है, जिस रूल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट या रिलेटेड ऑफिसेज या ऑटोनोमस ऑफिसेज काम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे लिखा है जनरल फिनेंशियल रूल्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं। ये पहले 2005 में था, 2005 में भी एक जीएफआर था। उसको अब 2017 अभी लेटेस्ट वाला है, और ये अपडेटेड 2024 तक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की जो वेबसाइट है उस पर जो अवेलेबल है वो 2024 तक, जुलाई या अगस्त तक का अवेलेबल है। उसके बाद भी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अभी हम इसको एक नटसेल में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जीएफआर 2017 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे पॉइंट्स नहीं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसे लिखा है आर्टिकल 266(1). ये मैंने इसलिए आपको बताया कि आपने ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। वैसे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आप वहाँ से भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे आर्टिकल 267(1) कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च फॉलोइंग ईयर है, लेकिन इसको डिफ़ाइन किया गया है जीएफआर में ही। आपकी जो जीएफआर है उसमें ही इसको डिफ़ाइन किया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर होगा। नहीं, गवर्नमेंट में दो होते हैं, एक कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर को भी डिफ़ाइन किया गया, वैसे ही फाइनेंशियल ईयर को जीएफआर में डिफ़ाइन किया गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 262 पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। फिर इसके बाद आता है कैपेक्स मॉडल और ओपेक्स मॉडल। ये दो मॉडल्स हैं जो बायर के लिए अवेलेबल हैं। इसको हम काफ़ी शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आप बायर हो, गवर्नमेंट आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन गए और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो प्रोडक्ट खरीदने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपने एक मशीन खरीदा, मशीन खरीदने के समय आपने उसका प्राइस दे दिया, और उसके बाद उस मशीन को चलाने के लिए जो भी कंज्यूमेबल, मान लो कोई लिक्विड डालना है उसमें या कुछ भी करना है या उसका एएमसी करना है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ ये सब कुछ अगर तो ये अगर सब कुछ कंपनी दे रही है तो वो ओपेक्स मॉडल, यानी कंपनी ने मशीन दिया, उसका एएमसी दिया, उसको मेंटेन किया, उसका कंज्यूमेबल किया, तो ये आपका हो गया ओपेक्स मॉडल। और अगर ये आप बायर है, जो बायर असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और आपने ये मशीन खरीद लिया, उसके बाद उसके कंज्यूमेबल्स हों या एएमसी हो, ये अगर आप कर रहे हैं तो ये हो गया कैपेक्स मॉडल।
तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, कैपेक्स मॉडल एंड ओपेक्स मॉडल, जो जीएफआर में है और मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। मेंस के लिए इसको और डिटेल में देख सकते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जीएफआर के, जिसको हम लोग देख सकते हैं और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो उस रूल में एक रूल है, रूल 21 ऑफ जीएफआर, स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपराइटरी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको वन लाइनर में कहीं आ जाएगा कि फाइन व्हाट इन विच रूल स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपराइटरी इज मेंशन। तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक ऑफिसर को सरकार का पैसा खर्च करते समय, व्यय करते समय उतनी ही समझदारी बरतनी चाहिए जितनी वो खुद के पैसे को खर्च करने में बरतता है। इसके अलावा है कि जितना एक्सपेंडिचर प्राइमा फेसी जो है, जितना ओकेजन डिमांड करे उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जिसके पास खर्च करने का पावर है वही खर्च करे। गवर्नमेंट में एक कंसेप्ट होता है सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यानी हर कोई भी आदमी पैसा नहीं खर्च कर सकता है। व्यय करने का अधिकार उसी को है जिसको ये शक्ति सरकार ने दी है। तो अगर जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे एक फाइनेंस कमेटी है, वाइस चांसलर है, उसके पास सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। तो अगर आप एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार आपके पास सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है तो आप व्यय नहीं कर सकते हैं, आप सैंक्शन नहीं कर सकते हैं। और फिर यह है कि कोई भी आदमी खुद के अकाउंट में पैसे नहीं सैंक्शन करके नहीं डाल सकता है। ये सब चीज़ें उसमें मेंशन है। ये इंपॉर्टेंट है रूल 21 ऑफ जीएफआर। इसके बाद है रूल 30 ऑफ जीएफआर, लैप्स सैंक्शन। यानी सैंक्शन अगर मान लो आप यूनिवर्सिटी में हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, कुछ परचेज करना है, परचेज करने से पहले आपने सेलेक्ट किया, फिर आप उसका एक ऑर्डर निकालेंगे, परचेज ऑर्डर बोलते हैं जिसको, पीओ, परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर निकालने से पहले आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा, और वो सैंक्शन जो है वो कौन देगा, डिपेंडिंग अपॉन डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर है उसके तहत ये मिलेगा। तो इसमें क्या है कि आपने मान लो वाइस चांसलर से सैंक्शन लिया, और वो सैंक्शन लिया तो वो सैंक्शन हमेशा के लिए नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर अ टाइम पीरियड, इट इज़ फॉर अ फाइनेंशियल पीरियड, इट इज़ फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन उसी रूल में ये डिफाइंड है कि अगर आपने सैंक्शन किसी परचेज के लिए लिया है और परचेज ऑर्डर इशू हो गया, और उसके बाद मान लो 6 महीने है उसका डिलीवरी, उसको आपने मशीन ऑर्डर किया, उसका डिलीवरी पीरियड 6 महीने है, और 6 महीने से बाद क्या हो गया कि जो सप्लायर है उसने बोला सर हम ये नहीं दे पाएंगे, 2-3 महीने और हमें टाइम चाहिए, आपने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि एक्सपेंडिचर तो हो नहीं पाएगा फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में वो सैंक्शन लैप्स नहीं होगा। ये सब चीज़ें जो है इस रूल में ही डिफाइंड है। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर सकते हैं इससे आगे डीडीओ बिल रजिस्टर। ये TR-28 एक फॉर्म होता है, उसमें मेंटेन किया है। इन कंसेप्ट को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास अभी सामने MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है और उसके लिए इतना ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है। फिर GFR रूल 86, उसमें मेंशन्ड है PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है आज के डेट में वो PFMS के थ्रू होता है। जेम का पेमेंट हो, सैलरी पेमेंट हो, कुछ भी हो, ये PFMS के थ्रू हो रहा है। और ये कहाँ पे मेंशन्ड है, तो GFR में रूल 86 में ये मेंशन्ड है। फिर बात करते हैं रूल 130, इसमें मेंशन्ड है ओरिजिनल वर्क्स। फिर रूल 143 डेफिनेशन ऑफ गुड्स, क्या क्या गुड्स में आते हैं और क्या क्या नहीं आते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है।
जैसे आपको जो लाइब्रेरी के बुक्स हैं वो क्या गुड्स में आते हैं, वो आते हैं या नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और कभी कभी क्या है कि मान लो सर आपने लाइब्रेरी कोई काम किया जिसमें 90% काम तो आपने, जैसे कोई मशीन मंगाया लेकिन मान लो मशीन को ढोना भी है तो उसमें एक लेबर कॉस्ट भी होगा, तो क्या वो गुड्स का पार्ट है कि नहीं है। तो इन चीज़ों को उसमें डिफाइन किया गया है कि क्या क्या गुड्स हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जैसे लाइब्रेरी के जो बुक्स हैं वो गुड्स में नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है एग्ज़ाम को लेके। ठीक है। फिर है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग, रूल 144। जब आप पब्लिक बाइंग करते हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। तो ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में, जैसे मेंस एग्ज़ाम में आपको डिटेल में एक एक पॉइंट याद होने चाहिए अगर वो पूछ देंगे कि डिफाइन फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक बाइंग। लेकिन अभी के कंटेक्स्ट में अगर अभी आप उसको देखते हैं तो वो आपके लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि रूल 144 में ये मेंशन्ड है। इसमें वही है कि व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, व्हाट शैल बी द कंडक्ट एंड हाउ यू शुड गाइड योर सेल्फ एज ए ऑफिसर। जैसे उसमें एक पॉइंट है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शैल बी एज टू एक्सटेंट एज पॉसिबल शुड बी ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शुड नॉट फेवर अ सिंगल फर्म। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड परचेज शुड नॉट बी डन इन एक्सेस ऑफ क्वांटिटीज़ बिकॉज देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। यानी आप अगर ख़रीदते हैं तो आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना है, उसमें बहुत सारे लॉसेज हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। फिर शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट है, एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान है, ये सब चीज़ें आपको बनानी है ताकि आप प्रॉपरली इन्वेंट्री को, परचेज को मेंटेन कर सकें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ने ये रूल जोड़ा उस जेम के लिए, रूल 149। इसमें क्या है कि 50,000 तक आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। फिर 50,000 से लेके 10 लाख तक थ्रू 3 कंपैरिजन, और 10 लाख से ऊपर शुड बी थ्रू बिडिंग ओनली। तो ये हो गया आपका। इसको पहले पहले ये 25,000 था, 25,000 5 लाख था, लेकिन अब इसको क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है तो इसको लेटेस्ट जो है गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किया है और 50,000 और 10 लाख कर दिया है। वैसे ही 154 परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन। इसमें इसमें क्या है कि आप 50,000 तक के सामान जो है वो विदाउट कोटेशन जो है डायरेक्ट किसी फॉर्म से ले सकते हैं। फिर 155 परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमेटी, इसी को एलपीसी कहते हैं, लोकल परचेज कमेटी। इसका भी जो लिमिट है उसको रिवाइज कर दिया है और 5 लाख तक कर दिया है, पहले 2.5 लाख तक का ऑन ईच ओकेजन। तो बेसिकली ये परचेज जो है आउटसाइड जेम है, तो इसको जनरली अवॉइड करना चाहिए जब तक कि इसकी एकदम नेसेसिटी ना हो। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने एक रूल 160 ऐड किया है फॉर ई प्रोक्योरमेंट। इट इज़ मैंडेटरी फॉर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट टू रिसीव ऑल बिड्स थ्रू ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने सीपीपी एक बनाया था, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो बेसिकली आज के डेट में सारे टेंडर शुड बी पब्लिश्ड, एडवर्टाइज्ड, और उसको प्लेस करने के लिए एक पोर्टल बनाया था सीपीपी। इसके अलावा सारी जो टेंडर इंक्वायरी है इट शुड बी एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी एज पर रूल 161। वो मैंने लिखा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। फिर रूल 170, देयर इज समथिंग कॉल्ड बिड सिक्योर। आपने अगर गवर्नमेंट ने कोई टेंडर निकाला और आप बोल रहे हो कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपको उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट यानी 2% ऑफ द टेंडर कॉस्ट, 2% जो है वो आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
एज अ बिड सिक्योरिटी। तो ये बिड सिक्योरिटी जो है वो 2 से 5%, सॉरी 0 से 2%। और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी यानी आपने टेंडर आपको अवार्ड हो गया, अब आपको काम करना है। मान लो आपको गवर्नमेंट से टेंडर मिला कि आपको रोड बनाना है, या फिर आपको कोई टेंडर मिला एक मशीन सप्लाई करना है, तो आप उस टेंडर को परफॉर्म करोगे कि नहीं करोगे, ये गारंटी चाहिए। एक तो हो गया बिड सिक्योरिटी, आपका बिड सीरियस है कि नहीं है, प्लस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कि आपको वो टेंडर मिल गया, लेकिन अगर मान लो आप को परफॉर्म परचेज ऑर्डर अलॉट हो गया और फिर आपने आधा काम किया और बाद आप आधा काम करके चले गए, तो उस केस में क्या है? इसलिए गवर्नमेंट जो है आपसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी लेती है। और इसके बहुत सारे रूल्स हैं, एमएसएमई रूल्स हैं, जिसमें एमएसएमई को बहुत सारी छूट दी गई हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। इसमें क्या है कि मान लो कि आप, जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपको L1 टेंडर यानी जो मिनिमम कॉस्ट पे जो होता है उसी को जनरली लेना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कंसल्टेंसी अगर आती है, मान लो एक ऐसा आप कुछ कर रहे हो जहाँ पे आउटपुट जो है उसको मेजर करना आसान नहीं है और क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो उस केस में आप क्वालिटी एंड कॉस्ट भी, यानी दोनों को एक वेटेज देके, यानी 75% क्वालिटी को, 25% कॉस्ट को, और उसके बेसिस पे आप टेंडर्स को, बिड्स को इवेल्युएट कर सकते हो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही जो है वो है, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शायद आपको हेल्प कर सकते हैं इस एग्ज़ामिनेशन को निकालने में। और इसके अलावा और भी अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें और भी कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी अगर हम एमसीक्यू एग्ज़ाम की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जीएफआर में हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह भी है, वो स्टोर एंड परचेज के एग्ज़ाम में आता है। तो लेकिन खैर ये पोस्ट एक जनरलाइज पोस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि उतना डिटेल में ये कुछ पूछेंगे आपसे, खासकर एट प्रीलिमिनरी लेवल। तो इसलिए आप इतना कुछ अगर कर लेते हैं तो ये सफिशियंट होगा आपके लिए मेरे हिसाब से। तो आप इसको पढ़ें और हमारा चैनल देखते रहें, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे हम लोग लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।